हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, यानी क्रेब चक्र के बारे में। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात की और वो वीडियो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाके ज़रूर देखेगा। ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं ये रेस्पिरेशन के अंदर आती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, आज हम क्रेब साइकिल की बात करेंगे, किस तरीके से क्रेब साइकिल परफॉर्म होती है, क्योंकि ये काफ़ी टफ टॉपिक आता है और इसको हम सरल बनाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं, कितने NADH2 या FADH2 बनते हैं, वो सब आप काउंट कर पाएंगे लास्ट में बड़ी आसानी से। चलिए, तो ये क्रेब साइकिल की बात करते हैं। तो ये क्रेब साइकिल एक साइंटिस्ट हुए सबसे पहले, हैंस क्रेब। 1937 के अंदर उन्होंने नेमेटोड्स के अंदर इसको देखा। ठीक है, नेमेटोड्स क्या होते हैं आप जानते हैं, जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं उनको नेमेटोड्स बोला जाता है। तो उनके अंदर इन्होंने क्रेब साइकिल की खोज की और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, इस क्रेब साइकिल के दूसरे नाम हैं जैसे TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। TCA साइकिल की फुल फॉर्म होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे TCA साइकिल भी कह देते हैं। और सिट्रिक एसिड इसमें सबसे पहले बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। हम बात करते हैं ये अकर कहाँ होता है, यानी ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो ये सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में ये परफॉर्म होता है। आगे हम बात करते हैं तो ये रेस्पिरेशन की सेकंड स्टेज है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने स्टेजों में कंप्लीट होता है, तो उसकी सेकंड स्टेज आती है रेस्पिरेशन की, क्या क्रेब साइकिल। देखिए, हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होती है। ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 या 3 स्टेप में जाके कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले जो रेस्पिरेशन में स्टेप आता है उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा उसमें हमने देखा कि यदि उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो फिर उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे और वो आगे क्रेब साइकिल के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरी स्टेप में जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला इसका स्टेप आता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। यहाँ हम इसे पायरुवेट भी कह सकते हैं या फिर इसे ही हम पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे ही पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। अगला स्टेप आता है क्रेब साइकिल का, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर ATP वगैरह हमें मिलती है। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इन 5 स्टेप में जाके आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए, सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है। वहीं हम क्रेब चक्र की बात करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उससे 2 पायरुविक एसिड या फिर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं एक ग्लूकोज से। ठीक है, ये दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। वो मैंने बताया आपको कि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये हमें देखने को मिलेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक जो एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। तो किस तरीके से ये एसिटिल कोएंजाइम के अंदर चेंज होगा वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं तो इस रिएक्शन को कनेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के अंदर चेंज करती है। क्योंकि जो क्रेब साइकिल के अंदर जो एंटर करता है वो पायरुविक एसिड एंटर ना करके एसिटिल कोएंजाइम A एंटर करता है। तो पायरुविक एसिड पहले किसके अंदर चेंज होगा? एसिटिल कोएंजाइम A के अंदर चेंज होगा, फिर वो जाके कहीं आपके क्रेब साइकिल को स्टार्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को आपस में कनेक्ट कौन कर रही है? ये रिएक्शन कर रही है कि पायरुविक एसिड पहले एसिटिल कोएंजाइम A में चेंज होगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कनेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है या फिर लिंक रिएक्शन भी इसे बोला जाता है। इस रिएक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, देखिए, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन। डी जहाँ भी आ जाता है इसका मतलब होता है हटना। डीहाइड्रोजिनेशन के अंदर हाइड्रोजन हटेगा और डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह हट जाएगा। इसके बाद 3 एंजाइम इसमें काम में आते हैं। उन 3 एंजाइम को हम एक कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं, यानी उनको समूह में रख लेते हैं, और उस समूह का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर टोटल आपके 3 एंजाइम काम में आते हैं। BSc लेवल तक ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन हायर लेवल जब MNC के एंट्रेंस वगैरह होते हैं या फिर CSIR नेट वगैरह जो एग्जाम होती है वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें एक NADH किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? NADH प्लस H+ के अंदर ये चेंज हो जाता है, जो कि हमें लास्ट में जाके क्या देता है? ATS में जाके ATP हमें देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक NADH
प्लस H प्लस हमें यहाँ प्राप्त हुआ है किसके अंदर, कनेक्टिव रिएक्शन के अंदर। जब हम लास्ट में जाके आपकी ATP की काउंटिंग करेंगे वहाँ पे ये हमें काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके समझ लेते हैं क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल जिसे हम बोलते हैं TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एंटर करता है वो एसिटिल कोएंजाइम A एंटर करता है। पहले स्टेप में हमने देखा कि पायरुविक एसिड का आपका ऑक्सीडेशन हो चुका है और ऑक्सीडेशन के अंदर वो किस में चेंज हो चुका है, एसिटिल कोएंजाइम A के अंदर चेंज हो चुका है। और इसके हम कार्बन नंबर की बात करें तो इसमें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिटिल कोएंजाइम जो प्रवेश कर रहा है वो एक सब्स्टिट्यूट यानी कि एक हम कहें एंजाइम के रूप में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, जबकि जो साइकिल स्टार्ट होती है वो आपकी इससे स्टार्ट होती है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आकर ही ख़त्म होनी चाहिए और फिर वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो एसिटिल कोएंजाइम ये कभी भी जो आपकी क्रेब्स साइकिल है वो एसिटिल कोएंजाइम से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से स्टार्ट होती है और वापस आकर आपकी ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड पर ही ख़त्म हो जाती है। बीच में आ जाता है आपका एसिटिल कोएंजाइम, तो एक तरीके से स्टार्टर का काम करता है। ठीक है, देखिए जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ये मिलते हैं तो कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है, यानी संघनन की क्रिया होती है जिससे ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद एक आपका H2O अणु यहाँ पर काम आता है और एंजाइम जो काम आता है उसे कहते हैं अपन सिट्रेट सिंथेज। सिंथेज से सीधा सा मतलब आपका सिंथेसिस से है, यानी कि बनना। तो सिट्रेट बनता है, इसलिए इस एंजाइम को क्या कह देते हैं, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पर काम आ जाता है। ठीक है, जब एसिटिल कोएंजाइम A और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन का कंपाउंड था एसिटिल कोएंजाइम A और 4 कार्बन का कंपाउंड था आपका कौन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब दोनों आपस में मिले तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब इस सिट्रिक एसिड से H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा उसे कहेंगे हम एकोनिटेज एंजाइम, और एक फेरस आयन यहाँ पर आपके काम आएंगे, Fe2+ आयन यहाँ पर आपके काम आएंगे। जब ये एंजाइम हम इसमें डालेंगे तो ये जो सिट्रिक एसिड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर ये चेंज हो जाएगा, जो कि कैसा कंपाउंड है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला फिर से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल देना पड़ेगा और उसके साथ ही हमें दूसरा एंजाइम मिलाना पड़ेगा जिसे अपन कहेंगे एकोनिटेज एंजाइम। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि सिट्रिक एसिड से सीधा आपका आइसोसिट्रिक एसिड भी लिख दिया जाता है कई बुक्स में। इस स्टेप को स्किप कर दिया जाता है। क्यों स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास काम नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और वापस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटर कर रहा है। सेम एंजाइम काम आ रहा है आपका एकोनिटेज एंजाइम, और कुछ भी नहीं, 6 कार्बन कंपाउंड ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस स्टेप को कई बार स्किप भी कर देते हैं, बुक्स में अगर मिल जाए तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, देखिए आइसोसिट्रिक के अंदर वो चेंज हो गया, वो कैसा कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि अभी कार्बन का नंबर कम नहीं हुआ है। अब आइसोसिट्रिक एसिड आगे चल के किस में चेंज होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर चेंज होगा। और यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि एक कार्बन यहाँ पर निकल चुका है और वो कार्बन निकला है आपका CO2 की फॉर्म में, ये देखिए। ठीक है, CO2 की फॉर्म में निकला है और यहाँ पर जो एंजाइम काम आया है वो है आपका आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, आपका डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है। अब देखिए साथ ही साथ जैसे यहाँ पर CO2 निकला उसके साथ ही क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन निकले। अब हाइड्रोजन को कौन गेन करेगा, जब निकल रहे हैं हाइड्रोजन तो उनको कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को गेन करने का काम करेगा आपका कौन, NAD+ आएगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेकर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड NADH+H+। ठीक है, अब NADH+H+ आप जानते हैं कि जब ये ETS के अंदर या फिर ETC के अंदर ये जाते हैं तो ये हमें 3 ATP देता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे जब अपन ATP की काउंटिंग करेंगे। तो NADH+ कितनी ATP देता है, हमें 3 ATP देता है। तो एक NADH+ हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एक 5 कार्बन कंपाउंड बन चुका है, यानी एक कार्बन किसकी फॉर्म में निकल चुका है, CO2 की फॉर्म में निकल चुका है। अब देखिए क्या होगा, कोएंजाइम A वापस इसके अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर अब एंजाइम कौन सा आएगा, आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। जो हमारे यहाँ पर कंपाउंड था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, वही एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा। जैसा यहाँ पर आइसोसिट्रिक था डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि फिर से एक कार्बन कंपाउंड बाहर निकलेगा और उस कार्बन कंपाउंड किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, CO2 की फॉर्म में। यानी कि 2 CO2 यहाँ पर हमारे बाहर निकल चुके हैं, यानी 2 कार्बन कम हो गए हैं। 5 कार्बन, सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड था आइसोसिट्रिक, उसके बाद अल्फा बना 5 कार्बन कंपाउंड, उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A क्या बना, एक 4 कार्बन कंपाउंड बना। कोएंजाइम A कहाँ से आया, ये हमने जो कोएंजाइम A इसके अंदर डाला था। ठीक है, जब CO2 हटता है तो एक H+ फिर से बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर डाला है हमने, तो हाइड्रोजन हटेगी तो फिर उसको आके एक आपका NAD+
प्लस आके फिर से एक हाइड्रोजन को यहाँ पर कलेक्ट कर लेगा। तो अब कितने NADH प्लस आ गए, यहाँ पर 2 NAD प्लस हो गए, ठीक है। और एक NAD से कितने हमें ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं, ठीक है। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 2 मिल चुके हैं अब तक। अब सक्सेनिल को एंजाइम में आगे बढ़ेगा, किसके अंदर चेंज होगा, सक्सेनिक एसिड के अंदर, और फिर यहाँ पर आपका को एंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंजाइम बाहर निकल जाएगा और ये किसके अंदर चेंज हो चुका है, अब ये 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो चुका है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड से अब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा। एंजाइम जो काम आएगा वो आएगा आपका सक्सीनेट थायोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। और एक यहाँ पर क्रिया होगी आपकी फास्फोराइलेशन, ठीक है। इस फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होगा कि एक ADP आएगा आपका और यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा और उस फॉस्फेट को लेके ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका ATP के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक ATP यहाँ पर डायरेक्ट ATP बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ATP यहाँ पर बन गया। अब सक्सेनिक एसिड कैसा कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। कोई भी अब कार्बन कंपाउंड यहाँ पर कोई भी कार्बन अब नहीं हटेगा। अब देखिए एक सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज फिर से आएगा, ठीक है। और डिहाइड्रोजनेज का मतलब है आपके हाइड्रोजन फिर से निकलेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन को लेने के लिए NADH प्लस नहीं आएगा, उसकी जगह उसका दूसरा भाई आएगा FAD प्लस, और FAD प्लस आपका ले जाएगा किसको, FADH2 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये किसके अंदर बदला आपका FADH, और ये कौन आया, तीसरे नंबर का, ठीक है। और एक FAD से ETC के अंदर मिलते हैं हमें 2 ATP, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक लिख देता हूँ। NADH से कितने मिलते हैं हमें, 3 ATP मिलते हैं, हम लास्ट में भी देखेंगे लेकिन एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक FADH से मिलते हैं हमें 2 ATP, ठीक है। चलिए तो एक FADH यहाँ पे मिला हमें और 2 क्या मिले, NAD प्लस यहाँ पर हमें देखने को मिले। अब ये आपका सक्सेनिक एसिड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर आपका चेंज हो जाएगा, जो कि कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको जुड़ेगा और फ्यूमेरेज एंजाइम काम आएगा, और फ्यूमेरेज एंजाइम जुड़ने के बाद ये मैलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब आपका मैलिक एसिड के अंदर एक एंजाइम काम आएगा जो कि मैलिक डिहाइड्रोजनेज, फिर से आपका एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, ठीक है। और अब की बार कौन आएगा, फिर से वही पहला वाला भाई आ गया आपका कौन, NAD प्लस। और ये कौन सा NAD प्लस आया, ये चौथे नंबर का NAD प्लस आया जो कि हाइड्रोजन को लेके चला गया, और यहाँ से हमें कितने ATP मिलेंगे, 3 ATP हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि कैसा है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिल गया यहाँ पर आकर आपकी साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर से इसको एक एसिटिल कोएंजाइम A मिलेगा, दोनों में कंडेंसेशन होगा और फिर से ये साइकिल आपकी जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। मेन पर्पज़ जो हमारा क्या है कि हमें काउंटिंग करनी है ATP की, ठीक है, कि कितने ATPs हमें मिलेंगे। और ये सारी चीज़ आपको मैं अभी आगे वीडियो में आपको ट्रिक से याद करा दूंगा कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन से एसिड किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक बार पहले ATP की काउंटिंग देख लेते हैं कि ATP की काउंटिंग किस तरीके से होती है। देखिए 3 NADH प्लस हमने काउंट कर लिए, कहाँ कहाँ मिले, देखिए पहला NADPH हमें यहाँ मिला, ठीक है, दूसरा NADH हमें यहाँ मिला और तीसरा NADH हमें यहाँ मिला, ठीक है। 3 NADH हमें देखने को मिले, तो कितने ATP मिले हमें, टोटल 9 ATP मिले, ठीक है। एक से कितने मिल रहे हैं हमें, 3 मिल रहे हैं, तो 3 से कितने मिलेंगे, 9 ATP मिलेंगे। FADH2 की बात करें तो सिर्फ एक FADH2 हमें देखने को मिला, ठीक है। एक FADH2 से कितने मिलते हैं हमें, 2 ATP मिलते हैं, 2 ATP यहाँ मिल गए, और एक हमें डायरेक्ट ATP देखने को मिला यहाँ पे। फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमें एक डायरेक्ट ATP हमें देखने को मिला। तो टोटल कितने ATP हो गए हमारे पास, 12 ATP हो गए। कितने साइकिल के अंदर, एक साइकिल TCA साइकिल के अंदर हमें 12 ATP टोटल देखने को मिले, ठीक है। अब मैंने आपको जब लिंक रिएक्शन पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक NADH2 बन रहा है, ये हमको याद रखना है, और उससे कितने ATP मिलेंगे हमें, 3 ATP मिलेंगे। मैं फिर से आपको ले चलता हूँ, ये रहा एक NADH2 यहाँ पर भी बना, और इस NADH2 से कितने बने आपके, 3 ATP हमें टोटल मिलेंगे। फिर से चलते हैं काउंटिंग के अंदर, 3 ATP हमें टोटल मिले, 12 ATP मिले हमें TCA साइकिल के अंदर, और 3 ATP मिले हमें लिंक रिएक्शन के अंदर। टोटल कितने ATP मिले हमें, 15 ATP मिले, ठीक है। एक TCA साइकिल जो कंप्लीट होती हैं आपकी, वो होती हैं आपके एक पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। एक पायरुविक एसिड आया यहाँ पर, एक मोल आया पायरुविक एसिड का, और उसने इस साइकिल के अंदर एंट्री करी, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड या फिर 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं। तो 15 ATP हमें एक से प्राप्त हो रहे हैं, गुणा 2 करेंगे तो हमें कितने ATP प्राप्त होंगे, टोटल 30 ATP हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। जब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP मिले थे हमें, 8 ATP मिले थे, यानी कि टोटल ATP थे 10 ATP हमें मिले थे,
2 ATP हमने स्टार्टिंग में क्या करे, इन्वेस्ट करे, तो हमारे पास नेट ATP कितने बन के आए, 8 ATP हमारे पास कितने आए, नेट आए। ठीक है, तो ये 8 ATP भी हमें इसमें जुड़ जाएंगे और हमें टोटल कितने ATP प्राप्त होंगे, 38 ATP हमें इसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे। किसके द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक ग्लूकोज के अणु के द्वारा। ठीक है, यानी कि जब एक ग्लूकोज का अणु मेटाबॉलिज्म होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद टोटल हमें 38 ATP की एनर्जी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए हम सिट्रिक साइकिल को याद करने का एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए पहले नंबर पर क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर एंट्री करता है और 2 एसिडिल कोएंजाइम इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एक मिलता है लेकिन 2 पायरुविक एसिड आएंगे तो 2 एसिडिल कोएंजाइम हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद सिट्रेट बनेगा, सिस एक्ोनिटेट बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनेगा, सक्सिनेल कोएंजाइम ए बनेगा, सक्सीनेट बनेगा, फ्यूमेरेट बनेगा, मेलेट बनेगा, ऑक्सिल एसीटेट बनेगा। अब देखिए मैंने जो आपको साइकिल पढ़ाई वहाँ सबके पीछे कुछ ना कुछ एसिड लग रहा था, जैसे सिट्रिक एसिड के पीछे सिट्रिक एसिड लग रहा था, सिस एक्ोनिटेट के पीछे सिस एक्ोनिटिक एसिड लग रहा था। तो आप ये लगा सकते हैं, आप सिट्रेट भी लिख सकते हैं या फिर आप सिट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है सारी चीज़ें। तो जहाँ भी आपको 8 लग रहा है उसके पीछे आप एक एसिड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक लाइन याद करनी है, 6 शब्द आएंगे आपके सामने। देखिए सिट्रेट से एक शब्द आ रहा है क्रिकेट, सिट्रेट क्रिकेट, सिट्रेट क्रिकेट। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन है और सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका सिस एक्ोनिटेट और कोच, एक्ोनिटेट कोच। ठीक है, ऑफ आइसोसिट्रेट से क्या बन रहा है आपके पास, इंडिया, आई से क्या बन रहा है आइसोसिट्रेट और आई से क्या बन रहा है, इंडिया। अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बन रहा है आपका, अपॉइंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सक्सिनेल कोएंजाइम ए से बनेगा आपका स्मार्ट, सक्सीनेट से बनेगा आपका स्टाफ, दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्यूमिरेट से बनेगा फॉर, मेलेट से एम से बनेगा मेन और ऑक्सिलेट एसीटेट से बनेगा आपका ऑफिस। यानी कि शब्द हमारे पास क्या है, देखिए क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। यानी कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक अपॉइंट किया है किसको, स्मार्ट स्टाफ को, किसके लिए, मेन ऑफिस के लिए। ठीक है, क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है एक स्मार्ट स्टाफ को, किसके लिए, मेन ऑफिस के लिए। ये 6 या 7 शब्द आपको याद रखने हैं। अब इनसे किस तरीके से ATP की काउंटिंग होगी वो आप देखें। देखिए एन, सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी शब्द में कहीं भी शब्द में हमें एन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा हमें। कोच के अंदर हमें कोई भी एन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया के अंदर हमें एक एन दिखाई दिया। जब भी एन हमें दिखाई देगा तो वहाँ पर NADH हमें मिलेंगे, यानी कि NADH+ हमें प्राप्त होगा और उसके साथ क्या दिखेगी, CO2 हमें देखने को मिलेगी। अपॉइंट के अंदर आते हैं तो फिर से हमें एन दिखाई दिया तो फिर से एक NADH++ आएगा और यहाँ से एक और CO2 साथ में निकलेगी। ठीक है, जब अपन सक्सेनिल कोएंजाइम ए, एक पर्टिकुलर ए बना हुआ है बड़े अक्षरों में, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हमें ATP प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद सक्सीनेट, जहाँ पर शब्द आया हमारे पास स्टाफ, स्टाफ में 2 F हैं, 2 F हैं तो 2 F से क्या निकलेगा हमारे पास, FADH2। ये आपको याद रखना है, जहाँ भी 2 F मिलेंगे वहाँ पर आपको 2 FADH2 निकलेगा। यहाँ पर 4 है, केवल एक F है तो ये यहाँ पर शर्त लागू नहीं होगी, लेकिन अगर 2 F आ जाएंगे तो वहाँ पर 2 FADH2 हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद मेन में फिर से N आ रहा है, यानी कि NADH2 फिर से निकलेगा। ठीक है, और ऑफिस में कोई भी N नहीं है, लेकिन कोई भी N नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर से समझिए, जहाँ पर भी हमें N दिखेगा तो क्या मिलेगा, NADH। ठीक है, और जहाँ पर भी हमें 2 F मिलेंगे वहाँ से क्या निकलेगा, FADH2। ठीक है, तो देखिए इंडिया में N है, NADH निकल गया, साथ में CO2 निकल गया। अपॉइंट में N है, NADH निकल गया, साथ में CO2 निकल गया। जहाँ कैपिटल A बना हुआ है यानी कि डायरेक्ट ATP हमें निकलेगा, 2 F मिल गए यानी कि FADH2 यहाँ पर निकल गया। मेन में N है यानी कि एक और NADH2 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ऑफिस में कोई भी N नहीं है तो कुछ भी यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से सिट्रिक साइकिल आपको याद करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं एक बार। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे उसमें आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, स्टेप बना के लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने साइकिल को याद कर लिया और इस साइकिल को आप वहाँ पर बना के आ गए तो आपके नंबर पक्का कि पक्का जरूर 100% आपको पूरे के पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।